नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे परियोजना या प्रोजेक्ट विधि। यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि विद्यार्थी आपसी संबंध, सहयोग एवं क्रिया द्वारा सीखते हैं। यह विधि शिक्षा दर्शन की एक प्रमुख विचारधारा प्रयोजनवाद पर आधारित है। इस विधि के जन्मदाता W.S. किलपैट्रिक हैं। परियोजना विधि को स्वयं किलपैट्रिक ने निम्नानुसार परिभाषित किया। देखिए, जो लोग नोट्स के लिए इसको पढ़ रहे होंगे उनके लिए भी लाभदायक है, नहीं जो एकेडमिक्स में है, चाहे वो डीएलएड हो, बीएड हो, कुछ भी हो। और लोग जो टीचिंग जॉब्स के लिए या एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे होंगे, वो सिर्फ कंसेप्ट को पढ़ें और उस कंसेप्ट को क्वेश्चन सॉल्व करने में, आंसर देने में क्वेश्चन का अप्लाई करें। तो यहाँ पर एक फैक्ट हो गया कि प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता कौन थे? W.S. किलपैट्रिक। तो उन्होंने क्या परिभाषित किया कि परियोजना एक सहृदय स्व उद्देश्य कार्य विधि है जो पूर्णतः मन लगाकर लगन के साथ सामाजिक वातावरण में पूर्ण की जाती है। योजना विधि के आधारभूत सिद्धांत, परियोजना विधि कह लीजिए, प्रोजेक्ट विधि कह लीजिए या योजना विधि कह लीजिए, एक ही बात है। वास्तविकता का सिद्धांत, इस विधि में जो कार्य विद्यार्थी करते हैं वह वास्तविक परिस्थितियों में स्वाभाविक रूप से किए जाते हैं। अनुभव का सिद्धांत, विद्यार्थी अनुभव द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं, अतः ज्ञान स्पष्ट व अस्थायी होता है। स्वतंत्रता का सिद्धांत, इस विधि में विद्यार्थियों को क्रियाओं को चुनने की स्वतंत्रता होती है, अतः वे रुचि व उत्साह से कार्य करते हैं। क्रियाशीलता का सिद्धांत, इस विधि में सिद्धांत की अपेक्षा व्यवहार पर अधिक ध्यान दिया जाता है, अतः वे मानसिक एवं शारीरिक दोनों प्रकार से सक्रिय रहते हैं। उद्देश्य का सिद्धांत, विद्यार्थियों के सम्मुख कार्य से संबंधित स्पष्ट लक्ष्य होने के कारण वे स्व उद्देश्य कार्य करते हैं और दिशा भ्रमित नहीं होते। इससे समय व शक्ति का अपव्यय नहीं होता। उपयोगिता का सिद्धांत, व्यवहारिक एवं उपयोगी होने के कारण विद्यार्थी रुचिपूर्वक कार्य करते हैं और एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना से कार्य करते हैं, जिसमें जिससे उनमें सामाजिकता की भावना का विकास होता है। परियोजना विधि के सोपान क्या है? परियोजना का चुनाव, शिक्षक की सहायता से विद्यार्थी कई प्रकार की समस्याओं पर विचार करते हैं। समस्या चयन के लिए शिक्षक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विद्यार्थियों को सहयोग करते हैं। योजना का चयन विद्यार्थियों की रुचि एवं क्षमता के आधार पर करना चाहिए। इसके पश्चात उद्देश्यों को स्पष्ट किया जाना चाहिए, जिसमें विद्यार्थी अपनी कार्य योजना भली भांति बना सके। देखिए, एक्सप्लेन करने जैसा कुछ है नहीं। हाँ, शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है, लेकिन इसमें सिर्फ अभी इतना ही क्या कहा जा रहा है कि शिक्षक की मदद के द्वारा परियोजना का आप चुनाव करें कि किस परियोजना पर काम किया जाए, किस प्रोजेक्ट को हैंडल किया जाए, उसके बारे में। और जो प्रोजेक्ट हम चुनेंगे वो फिजिबल भी होना चाहिए। फिर है परियोजना का नियोजन। परियोजना कार्य आरंभ करने के पूर्व शिक्षक को चर्चा के माध्यम से परियोजना के विभिन्न पक्षों से संबंधित तथ्यों, सिद्धांतों, अनुभवों को पाठ्य वस्तु के संदर्भ में स्पष्ट करना होता है, ताकि उसी आधार पर दायित्वों का विभाजन किया जा सके। अब मान लीजिए कि आपने कोई प्रोजेक्ट चुन लिया। अब उस प्रोजेक्ट को चुन लेने के बाद उसके कई जो पक्ष होंगे, उससे संबंधित सिद्धांतों, अनुभवों को भी स्पष्ट रूप से रखना होगा ना, ताकि उसी अनुसार जो भी टीम उस प्रोजेक्ट में शामिल हो, टीम मेंबर्स को अलग अलग काम निर्धारित किया जा सके। तो परियोजना का नियोजन होगा। फिर क्रियान्वयन किया जाएगा। परियोजना के क्रियान्वयन की सफलता के लिए प्रत्येक छात्र की योग्यता, प्रकृति, रुचि एवं क्षमता के अनुसार उसे दायित्व दिया जाना चाहिए। अब जो भी टीम है, टीम में हर एक का इंडिविजुअल डिफरेंस होगा, कोई किसी में अच्छा, कोई किसी में अच्छा। तो जो भी प्रोजेक्ट लिया गया है उसमें दायित्वों को छात्रों की रुचि के अनुसार और योग्यता के अनुसार बांट देना पड़ता है। फोर्थ है परियोजना का मूल्यांकन, मतलब बांट देंगे, क्यों बांटेंगे? ताकि काम अच्छी तरीके से हो सके। जो छात्र जिसमें रुचि और ज़्यादा योग्य है उस काम को, उस प्रोजेक्ट के उस भाग को बढ़िया तरीके से कर सकता है। फिर मूल्यांकन करना पड़ेगा कि ठीक से हुआ कि नहीं हुआ। परियोजना का मूल्यांकन, परियोजना के मूल्यांकन के दौरान शिक्षक को प्रत्येक पहलू पर ध्यान रखना चाहिए, ताकि वो समय समय पर विद्यार्थियों को मार्गदर्शन देता रहे। हर सोपान पर विद्यार्थी के कार्यों का मूल्यांकन भी किया जाना चाहिए, ताकि किसी त्रुटि के समय रहते सुधार किया जा सके। विद्यार्थियों को भी अपने कार्य की समालोचना करते रहना चाहिए, ताकि वह स्व मूल्यांकन द्वारा अपनी सफलताओं के कारण व गलतियों को जानते रहें। मूल्यांकन देखिए ऐसा नहीं है कि टीचर ही करता है, आप खुद भी करते हैं। कोई काम कर रहे हैं, ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहाँ क्या गलती हो रहा है, उसको उसी समय हम सुधार लें। स्व मूल्यांकन से ये फ़ायदा होता है। बाद में जो गलती आपके पकड़ में नहीं आएगी, टीचर तो उसको मूल्यांकित करेगा ही करेगा। फिफ्थ है अभिलेखीकरण।
विद्यार्थियों को सौंपे गए दायित्वों के अनुसार प्रत्येक विद्यार्थी को अपने द्वारा किए गए कार्य का लिखित विवरण रखना होता है। संपूर्ण विवरण का शिक्षक द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। गतिविधि, परियोजना विधि का प्रयोग कर एक्वेरियम का निर्माण करना। अब एग्जाम्पल के रूप में आप कैसे समझ सकते हैं, मान लीजिए प्रोजेक्ट हुआ कि हम एक्वेरियम बनाएंगे, ठीक है। तो परियोजना का चुनाव कैसे होगा, विद्यार्थियों के समक्ष शिक्षक द्वारा एक्वेरियम निर्माण किया जाना है। कथन के द्वारा समस्या को प्रस्तुत किया जाएगा। यानी परियोजना उन्होंने क्या चुन लिया कि एक्वेरियम का निर्माण करना है, ये परियोजना का चुनाव हो गया। जो पहले आपने पढ़ा ना उसको एग्जाम्पल के थ्रू इसमें बताया जा रहा है। अब उसका नियोजन करेंगे। शिक्षक एक्वेरियम के संबंध विद्यार्थियों के पूर्व अनुभव के आधार पर चर्चा करेगा एवं उन्हें संबंधित तथ्यों की जानकारी प्रदान करेगा कि पहले से छात्र क्या जानते हैं एक्वेरियम के बारे में, होता क्या है और क्या क्या चीज़ चाहिए होता है एक्वेरियम बनाने के लिए, इस पर चर्चा होगी। तीसरा है परियोजना क्रियान्वयन के पूर्व विद्यार्थियों में कार्यों का विभाजन। विद्यार्थियों को उनकी रुचि एवं क्षमता के अनुसार निम्नानुसार 6 समूह में विभाजित किया जाएगा। ये समूह आवश्यक सामग्रियों का एकत्रीकरण कर एक्वेरियम का निर्माण कार्य प्रारंभ करेंगे। विद्यार्थियों के समूहों के द्वारा निम्नलिखित कार्य संपादित किए जाएंगे। मान लीजिए कि कई मेंबर है। पहले मेंबर को बोला गया कि कांच के एक बॉक्स को लाकर उसमें तालाब की मिट्टी की तह डालेगा। दूसरे को बोल दिया जाएगा कि यह समूह बालू एकत्र कर कांच के बॉक्स में मिट्टी के ऊपर बालू की तह लगाएगा। यानी पहले कांच का बॉक्स को लाना है, उसमें मिट्टी डालेगा कोई, दूसरा बालू एकत्र कर उस मिट्टी के तह के ऊपर एक बालू का तह डाल रहा है, ठीक है। तीसरा छात्र क्या करेगा, वो जल लेकर के उसमें डाल देगा। चौथा क्या करेगा, वो पानी में उगने वाले पौधों को तालाब से ला करके उसमें डाल देगा। पांचवा क्या करेगा, छोटी छोटी मछली और उनके अंडे होते हैं उनको कांच में डाल देगा, कहीं खरीद के ले आएगा या जहाँ से भी लाएगा। छठा मेंबर क्या कहेगा, वो मछली के लिए जो भी दाना होता है ना, खाद्य पदार्थ, वो डालेगा। फिर परियोजना का मूल्यांकन किया जाएगा। एक्वेरियम बनने के बाद उसमें रहने वाले जीव जंतुओं के संरक्षण एवं भरण पोषण संबंधी सभी कार्य विभिन्न छात्र समूहों द्वारा बारी बारी से किया जाएगा। शिक्षक इस कार्य की निगरानी एवं मूल्यांकन करेगा। खाना पीना मछलियों को बराबर मिलना चाहिए, ऑक्सीजन की सप्लाई उसमें बनी रहनी चाहिए। ये सब भी तो देखना पड़ेगा ना कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो यही मूल्यांकन है। तो इसके गुण क्या है, यह मनोवैज्ञानिक विधि है। इस विधि द्वारा अधिगम का स्थायीकरण होता है। मतलब एक बार आप एक्टिव पार्टिसिपेशन है आपका प्रोजेक्ट में तो फिर उसको भूलिएगा थोड़े ही, आज भी याद कीजिए बचपन में कुछ प्रोजेक्ट किया होगा, अगर किया होगा तब मिल बांट करके, तो अब याद रखिएगा उसको। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास हेतु उपयुक्त विधि है। विद्यार्थियों में कार्य करने में आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, सामाजिकता की भावना का विकास होता है, पर्यावरण संबंधी ज्ञान में वृद्धि होती है। दोष क्या है, देखिए समय भी लगता है और खर्च भी बहुत होता है। जब भी स्कूल में देखिए जब एनुअल डे होता होगा और आप लोग को कई प्रोजेक्ट दिए जाते होंगे, तो सबसे बड़ा तो कि बनाए कैसे, खैर वो तो है ही, लेकिन उसमें कितनी सामग्रियाँ लगेगा, उसका कॉस्ट क्या है, इस पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो ये अधिक खर्चीली विधि है। इस विधि में समय अधिक लगता है, अधिक संसाधनों की आवश्यकता होती है। इस विधि द्वारा गहन अध्ययन संभव नहीं है। व्यवहारिक न होने के कारण यह विधि अधिक प्रचलन में नहीं है। इसलिए हर स्कूलों में इतना प्रोजेक्ट होता भी नहीं है, होता है तो बस खाना पूर्ति होती है। समझ गए आप। चलिए अभी के लिए इतना ही, तब तक जय हिंद जय भारत।